खर्चा तो ये मान लो खर्चा ज्यादा नहीं आता, 15 से 20 हजार रुपए खर्चा आता है। वो तो 40 लाख में तो जो 40 लाख में उसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। आपने बोल तो दिया, मेरे पे स्ट्राइक व्राइक ना आ जाए। और अगर मैं मंथली रेवेन्यू की बात करूँ तो कितना? तो अपना लगा था 18 लाख रुपए का। 18 लाख फ्रेंचाइजी नहीं, फ्रेंचाइजी फीस तो 6 लाख रुपए थी, बाकी इन्वेस्टमेंट 18 लाख का था। चाय से शुरुआत करते हैं। बिजनेस हो तो ऐसा हो। कोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, चार नाका, हिल स्टेशन, घर के बाहर, घर के अंदर चाय वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस की कैटेगरी का है। आपने प्रफुल्ल भाई के बारे में तो सुना होगा, लेकिन नवनाथ येवले चाय वाला के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग पे शायद उन्होंने थोड़ा कम ध्यान दिया। लेकिन 12 लाख मंथली अर्न करते हैं ये, और अब ग्लोबल भी जा रहे हैं। तो वैसे तो इंडिया में आपको बहुत चाय स्टार्टअप्स मिल जाएंगे, चाय सुट्टा बार, टी बॉक्स, एमबीए चाय वाला, चायोस, चाय पॉइंट, चाय ठेला, चाय वाला, ओडियन टी पॉट कैफे, चाय पत्ती कैफे। और इतना ही नहीं, अब तो बीकॉम चाय वाला, एमकॉम चाय वाला, बीटेक चाय वाला, एमटेक चाय वाला। और मेरे खुद के शहर में और आपके शहर में भी कुछ लोकल चाय वाला आपको देखने को मिलते होंगे अब रोड साइड्स के ऊपर। ऐसे ही एक स्टार्टअप के पास हम गए जिसका नाम था चाय बोलो, और उनसे पूछा कि कितना रेवेन्यू आ जाता है, खर्चा कितना हुआ, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है आपका। तो उनके जवाब सुनिए कि मतलब कितना खर्चा आया। खर्चा तो ये मान लो खर्चा ज्यादा नहीं आता, 15 से 20 हजार रुपए खर्चा आता है टोटल। मतलब कभी सोचा वो एमबीए चाय वाला की जो फ्रेंचाइजी है, मतलब नहीं वो तो अब बंद हो रही है, तो उससे हमें मतलब नहीं है एमबीए चाय वाला से। वो तो 40 लाख में तो 40 लाख में उसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। अच्छा, 40 लाख में तो आप अपना खुद का बिजनेस डाल सकते हो, अच्छा खासा बड़ा कर सकते हो। आपने बोल तो दिया, मेरे पे स्ट्राइक व्राइक ना आ जाए। अरे काहे का नहीं तो फिर क्या कहते हैं, जो खर्चा मतलब आप कह रहे हो 20 हजार का है, तो रिटर्न अभी तक कितना हो गया? रिटर्न तो काफी आ गया, मतलब जितना आपने लगाया है ना उससे 4-5 गुना तो आ चुका है 5 महीने के अंदर। अच्छा, आराम से रिटर्न आ जाता है। और अगर मैं मंथली रेवेन्यू की बात करूँ तो कितना? मंथली भी आप लगा सकते हैं 40 से 50 हजार रुपए आ जाते हैं। मतलब हाँ। मतलब फ्रेंचाइजी से ज्यादा आ जाता है। फ्रेंचाइजी से ज्यादा आ रहे हैं इन छोटी छोटी चीजों में। और ये एक लोकल बेस्ड स्टेज है, जैसे प्रफुल्ल बिल्लौरे ने शुरुआत करी थी, लेकिन उस चीज की रियलिटी अभी आगे। एमबीए चाय वाला पे अभी कई एलिगेशंस लगे, सही भी हो सकते हैं, जहाँ पर 3 एलिगेशन सबसे बड़े थे। आफ्टर सेल सर्विस ऑप्टिमम नहीं थी जैसा वादा किया गया, डेली रेवेन्यू जितना बोला गया था उतना नहीं होता, और तीसरा एलिगेशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी कम है, मतलब बहुत कम। तो इस बात की सच्चाई जानने हम एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी पे तो नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे शहर में वो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन हम उनके कॉम्पिटिटर की तरफ गए, चाय सुट्टा बार के दरवाजे पे खड़े हो गए, और यही 3 सवाल पूछे और उनके जवाब क्या मिले। भैया कितने मतलब साल हो गए आपको चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी के? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लगा? तो अपना लगा था 18 लाख रुपए का। 18 लाख फ्रेंचाइजी नहीं, फ्रेंचाइजी फीस तो 6 लाख रुपए थी, बाकी इन्वेस्टमेंट 18 लाख का था टोटल। अच्छा, आप ही का था पूरा फर्नीचर? हाँ, सब अपने। और अगर क्या कितने महीने रेवेन्यू कितना आसपास अप्रोक्स? कुछ नहीं है महीने का रेवेन्यू, तो मार्केट डाउन ही है। स्टार्टिंग में अच्छा था, लेकिन अब ज़्यादा वो नहीं है। तो मतलब फिर रिटर्न हो गया जितना मतलब लगाया था इन्वेस्टमेंट? नहीं हो। तो मतलब फ्रेंचाइजी वाले मतलब आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे? सर्विस देते हैं, क्या देते हैं, कोई वो नहीं है। वो एक बार खुल गया उसके बाद ऐसा कोई वो नहीं है उनका। पूछते हैं, लेकिन अब वो भी क्या करें, चल ही नहीं पाया। लॉकडाउन 2 बार लॉकडाउन लग गया ना अपने साथ। अभी मतलब अगर अब इस मंथ का देखें अपन तो कितना आ जाता है? गर्मियों में तो डाउन ही हो जाता है। इस मंथ का तो क्या देखें, अब 2-2.5 हज़ार रुपये सेल आ रही है पर डे। क्या हो रहा है उससे? चाय सुट्टा बार जो क्लेम करता है वो है आरओआई 108% का, और पेबैक पीरियड लगभग 14 से 18 महीनों का, यानी कि इतने महीनों में आपके पैसे विद रिटर्न वापस हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, भैया कितने मतलब साल हो गए आपको? 3 साल हो गए। अब कौन सी फ्रेंचाइजी अच्छी है कौन सी नहीं है, मैं ये बात करने नहीं आया, क्योंकि लोकेशन भी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई फ्रेंचाइजीज में इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे ही 2 सीएसबी थी हमारे सिटीज में, तो हम दूसरी वाली पे गए, तो हम शाम के टाइम गए। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है। देखिए, लाइन से फूड आइटम्स लगे हुए हैं, और चाय सुट्टा बार उनके ठीक बीच में, तो लोग आएंगे तो वहाँ भी चक्कर लगाते हुए दूसरी शॉप पे जाएंगे। तो लोकेशन वहाँ मैटर करती है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि कोई भी फ्रेंचाइज ले लो, लेकिन बस लोकेशन अच्छी चुन लो तो काम हो जाएगा? शायद नहीं। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं इंडियन माइंडसेट से। इंडियन माइंडसेट ये बताता है जो काम कम में हो जाए वो सबसे बेहतर है, लेकिन जब फ्रेंचाइजी के पास हम जाते हैं तो वहाँ एक लग्जरी फैक्टर आ जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन टायर 2 और 3 सिटीज में आपके पैर फ्रेंचाइजी की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। हाँ, कुछ सेल तो जरूर होती है, बट जितना फ्रेंचाइजर्स वादा करते हैं
उतना नहीं। लेकिन वही जो हमने पहले वीडियो देखी जहाँ पर उन्होंने खुद का अपना लोकल चाय बिजनेस खोला, वो ज्यादा आरओआई जनरेट करता है फ्रेंचाइजीज के कंपैरिजन में। और इससे एक और सवाल बनता है कि बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, इन ब्रांड्स के पास फिर लोग क्यों जाते हैं? नाम, क्विक सर्विस? नहीं। मैकडॉनल्ड्स को सिर्फ 2 प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड्स ही ऑपरेट करते हैं। हार्ड कैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पूरे वेस्ट और साउथ इंडिया में चेन को रन करता है, और दूसरा कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो पूरे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया की मैकडॉनल्ड्स चेन को कवर करता है। यानी आपके शहर में जो मैकडॉनल्ड्स है ना, वो यही दोनों डिसाइड करते हैं खोलने के लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है इन फ्रेंचाइजीज को ओपन करने के लिए, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट डिमांड करते हैं। अगर आपको अपने शहर में मैकडॉनल्ड्स फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो खोलना है तो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। और उसमें भी 2 सबसे बड़ी हाइलाइट्स ये हैं कि बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए ओनर का रेस्टोरेंट स्पेस के अंदर, और दूसरा लोकेशन। और जहां आपने एक और बात गौर करी होगी, ये जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ज्यादातर फोकस करती हैं फूड चेन मॉडल के ऊपर। तो फूड चेन मॉडल और फ्रेंचाइजी में फिर क्या अंतर रह गया? फ्रेंचाइजी वो बिजनेस होता है जहां पर ओनर कुछ राइट्स देता है थर्ड पार्टी को, जैसे कि आप उसका नाम इस्तेमाल कर सकते हो, लोगो इस्तेमाल कर सकते हो, बिजनेस मॉडल वगैरह वगैरह। और लोकेशन के बारे में मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात पता चली जो इन्होंने बताई। और मतलब लोकेशन की वजह से तो नहीं होगा ऐसा? लोकेशन तो उनसे पूछ के द्वारा भी शिफ्ट किया अपन ने। अच्छा, वही बताते हाँ, लोकेशन? और क्या, वही बताते। फ्रेंचाइजर्स खुद लोकेशन तय करते हैं कि कौन सी लोकेशन पे आपको बैठाना चाहिए, लेकिन अगर वो लोकेशन सही नहीं होती तो कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। अब फूड चेन जो होती है, उसके 1 या 2 कितने भी स्टोर्स हो सकते हैं, लेकिन उसका ओनर एक ही होता है। मैंने जो 2 कंपनीज आपको बताई, वहां पर सेम पॉलिसी, सेम प्रोडक्ट, और पूरी चेन जो है वो कंट्रोल की जाती है हर स्टोर के द्वारा। फिर अभी भी आपको एक मन में सवाल होगा कि यार फिर क्यों चाय बिजनेसेस या फ्रेंचाइजीज के ऊपर इतने एलिगेशंस लगते रहते हैं? देखो यार, जब बात चाय की आती है ना, तो दोस्त उसके लिए नामी जगह की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा, भैया जो है उन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच भी खोल रखी है, सेम प्रोडक्ट की ब्रांच है, यानी कि वो एक चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को फ्रेंचाइजी बांट नहीं रहे। एक और ऐसी खुली हुई है। हाँ, अच्छा, एक और खुली है। एक और मतलब यहाँ पे नहीं है, वो एक KRG पे है। और उन्होंने एक और बात बड़ी मजेदार करी कि आजकल ऐसे ही टपरी स्टाइल ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, अगर हम चाय स्टार्टअप्स की फोकस में बात करें तो। अभी और थोड़ी फ्रेंचाइजी हमें भी देनी है, पर हम वैसे नहीं दे रहे, हम इसी टाइप में देंगे, क्योंकि अब सबने वैसे वैसे घेर तो लिया है। हाँ। पर हम कैनोपी टाइप में ही देंगे। और कैनोपी टाइप को इसलिए और देंगे क्योंकि ये थोड़ा वैसा पॉइंट है, ये स्टॉपेज वाला पॉइंट नहीं है। थोड़ा इस चक्कर थोड़ी सी कम रह रही है रेवेन्यू, नहीं तो फिर अगर थोड़ा स्टॉपेज वाला पॉइंट होगा तो उसमें रेवेन्यू और आएगी, क्योंकि और लोग देख पाएंगे उससे। थीम डेकोर, लाविश फर्नीचर्स की कोई जरूरत नहीं है आपको अगर सिर्फ चाय बेचनी है तो। हाँ, मान लिया टपरी पे शायद आज की जेन जी को मजा ना आए, लेकिन चाय का बेस ही वही है कि वो हर जगह मिल जाती है। और एक और बात हमने नोटिस करी, जब हम CSB में पहुंचे तो वहाँ पर मेन्यू में 42% चाय के आइटम्स थे, और बाकी सारे वही आइटम्स जो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में आपको देखने को मिलते हैं। ये एक बड़ा रीजन है क्यों बर्गर किंग और डोमिनोज, मैकडी जैसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज है, वो एक और यूनिक अप्रोच का फायदा उठाते हैं, वो है मार्केटिंग और इनोवेटिव फूड एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जो ऑडियंस और कस्टमर्स को एंगेज रखते हैं। अब चाय के स्टार्टअप्स में आप कितना इनोवेट कर सकते हैं? मार्केटिंग के तौर पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट शायद वो बनाने वाले की कला है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या हुई इंडिया में? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि अगर हम अब भी टायर 2 और 3 सिटीज की बात करें तो उतना ROI आपको देखने को नहीं मिलता जो टायर 1 सिटीज में आपको शायद मिल जाए। वहीं रॉयल्टीज और इन्वेस्टमेंट, उसके साथ फ्रेंचाइजी फीस का बर्डन के तले लोग लोन ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी फ्रेंचाइजी है जो बेटर परफॉर्म कर रही है तो उसका वीडियो बना के हमें इंस्टाग्राम पे टैग करो यार, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और लेट वाली वीडियो को देखना मत भूलना, फ्रेंचाइजी मॉडल से बढ़िया जेनजी मॉडल्स वहां मिल सकते हैं। और सोशल मीडिया कंटेंट कैसे बनाए AI की मदद से, वो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।